93 मुंबई धमाकों में याकूब मेमन को फांसी तकरीबन आज तय हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने याकूब की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी। हो सकता है कि 30 जुलाई या उसके पहले याकूब को फांसी दे भी दी जाए। लेकिन हम इस खबर पर आगे बढ़े उसके पहले 3 चेहरे आपको जरूर दिखाएंगे, क्योंकि इन 3 चेहरों के गले तक फांसी का पंदा पहुंचे बगैर इंसाफ अधूरा ही माना जाएगा। पहला चेहरा है दाऊद इब्राहिम का। पाकिस्तान में बैठा यह माफिया डॉन मुंबई धमाकों का मास्टरमाइंड था। दुबई में इसने साजिश रची, आरडीएक्स और हथियारों के साथ साथ धमाकों में अपने नेटवर्क का इस्तेमाल किया था। दूसरा चेहरा है टाइगर मेमन का, आपकी स्क्रीन पे आएगा अभी। दाऊद का दाहिना हाथ था। ये मुंबई धमाकों के दौरान दाऊद ने इसे साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की तमाम जिम्मेदारी दी थी। इसी ने मुंबई तक आरडीएक्स और तमाम हथियार पहुंचाने का जिम्मा लिया था। विस्फोट के जगहों की निशानदेही इसी ने की थी। टाइगर मेमन याकूब मेमन का भाई, और एक और भाई, तीसरा चेहरा अयूब मेमन का। यह टाइगर मेमन का छोटा भाई है। यह भी मुंबई धमाकों की साजिश में शामिल था। इन तीनों के पाकिस्तान में होने की खबर है। 22 साल बाद भी ये तीनों आजाद घूम रहे हैं। आखिर क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में, और फिर करेंगे ऐसे ही सवाल कि क्या 22 साल बाद अब कहा जा सकता है इंसाफ हो गया? याकूब मेमन, मुंबई धमाकों का एक और चेहरा। वो चेहरा जिसे काठमांडू पुलिस और इंटरपोल ने गिरफ्तार कर सीबीआई के हवाले किया। 22 साल बाद याकूब के गले तक फांसी का फंदा पहुंचने ही वाला है। याकूब मुंबई धमाकों में पहला शख्स होगा जिसे फांसी मिलेगी। तमाम फैसलों के बीच याकूब मेमन की लटकती फांसी आखिरकार तकरीबन तय हो गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एचएल दत्तू, जस्टिस टीएस ठाकुर और जस्टिस एआर दवे की बेंच ने याकूब मेमन की क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया है। याकूब ने अपने को बचाने के लिए हर कोई कोशिश की, क्योंकि साजिशकर्ता जो मेमन फैमिली के थे, इनका कहना था कि हम बॉम्ब ब्लास्ट के वक्त इधर बंबई में नहीं थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये माना नहीं, और आज जिस क्यूरेटिव पिटीशन जो इसका आखिरी चांस है, मुझे लगता है वो उसने खो दिया है। ये सजा जिस क्रिमिनल इंस्टिंक्ट से इन लोगों ने ये गुनाह किए थे वो इराडिक करने के लिए दी गई है। याकूब पर मुंबई धमाके की साजिश में शामिल होने, विस्फोटकों के लिए हवाला के जरिए पैसे जुटाने, अपने घर पर बम बनवाने, हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेने वालों की टिकट की व्यवस्था करने और एक दोषी को 85 हैंड ग्रेनेड देने का आरोप साबित हुआ था। खबर यह है कि उसे 30 जुलाई को नागपुर या पुणे की जेल में फांसी पर लटकाया जा सकता है। राज्य सरकार फांसी के वारंट पर साइन कर चुकी है। याकूब फिलहाल नागपुर की जेल में बंद है। याकूब को फांसी की खबर के बाद नागपुर, पुणे और मुंबई में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं कई सियासी चेहरे याकूब की फांसी की सजा पर ही सवाल उठा रहे हैं। कहीं न कहीं इस बात का दुख जरूर है कि जो जांच एजेंसियां हैं वो कहीं न कहीं फंसाने के लिए पूरी कोशिश करती हैं। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि याकूब मेमन अगर सच्चाई पूछी जाए तो सरेंडर हुआ था, गिरफ्तार नहीं हुआ था। एक मरतबा उसका आखिरी मोहर लग गई तो फिर वो एग्जीक्यूशन पॉसिबल है। मगर हमने सिर्फ टिप्पणी ये की थी कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले फांसी का इंतजाम कर देना महाराष्ट्र सरकार के लिए उचित नहीं था। बहरहाल तमाम सियासत और इंसाफ के 22 साल के इंतजार के बीच एक अहम सवाल अभी भी कायम है। सवाल ये कि आखिर 22 सालों बाद भी पुलिस के हाथ दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन तक क्यों नहीं पहुंच पाए। अदालत के इस फैसले ने याकूब मेमन की किस्मत पर, जो कि संगीन आरोप में लिप्त है, उस पर ताला तो लगा ही दिया है। साथ ही इस फैसले से अदालत ने ये भी संदेश देने की कोशिश की है कि अगर कोई भी शख्स गंभीर अपराध में लिप्त है और पूरी की पूरी कानूनी प्रक्रिया से वो गुजर चुका है तो उसके लिए रियायत की कोई जगह नहीं है। कैमरा पर्सन निजाम अंसारी के साथ अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7। अच्छी बात है, जैसे कि अमित पांडे अपनी रिपोर्ट में बोल रहे थे कि रियायत की कोई भी जगह नहीं अगर आपने जघन्य अपराध किया है। लेकिन क्या 22 साल लगेंगे? इंतजार करना पड़ेगा, 22 साल के बाद न्याय होगा?
हमारा आज का बड़ा सवाल भी यही है जो आपको एसएमएस पोल के जरिए हमको जवाब भेजने हैं कि क्या 22 साल बाद याकूब मेमन को फांसी से न्यायपालिका पर विश्वास बढ़ेगा? अगर आपको लगता है हाँ तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, अगर आपको लगता है नहीं IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय हमें 51818 पर SMS करें। रात 8:30 बजे हम नतीजे दिखाएंगे। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास लोग जुड़ रहे हैं। 1993 के धमाकों में याकूब मेमन को फांसी सुनाने वाले जज जस्टिस PD कोड़े साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ धमाकों की पीड़ित माया मीरचंदानी जिस वक्त हमारे साथ मुंबई से हैं। CBI के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर और धमाकों की जांच के लिए बनी STF के उस वक्त के मुखिया शांतनु सेन साहब मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली से, नोएडा से। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी साहब भी मेरे साथ लाइव हैं, जो कह रहे थे कि अभी फांसी क्यों, उस पर सवाल भी अपने इशारों में वो खड़ा भी कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता सुधांशु मित्तल भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं माया जी आपके पास आना चाहूँगा। आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिला? 22 साल लगे और अभी भी 3 मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। इंसाफ तो कुछ परसेंटेज तो मिला ही है कि कम से कम बाकी के लोगों को थोड़ा तो डर बैठेगा जी। लेकिन तो जो हुआ है वो सही हुआ है कुछ परसेंटेज। बिल्कुल। और ये आपको लगता है कि 22 साल का अरसा आपको लगता है कि काफी है, कम है, ठीक है? नहीं है तो ज्यादा, लेकिन देर हुआ दुरुस्त हुआ है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आपके हिसाब से, क्योंकि आप तो पीड़ित हैं, आप सबसे अधिक परेशान रही, सबसे अधिक दर्द आपने झेला। हम जितने लोग पैनल पे यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या 22 साल के बाद अगर इतना वक्त लगेगा एक ऐसे फैसला आने में जिसके व्यक्ति ने खुद ही अपनी गलती मानी थी, उसको आप अभी फांसी देने में 22 साल लगाएंगे? जो पीड़ा हमने देखी थी, अब पीड़ा उनके यहाँ आ रही है। उनके घर को वालों को मालूम पड़ेगा कि कैसी पीड़ा से लोग जो थे मुंबई के, जिनके घर में बुरा हाल हुआ था, गुजरे हैं, तो ये वही पीड़ा आज वो देख पाएंगे। जस्टिस कोड़े, मेरा सवाल अगला आपसे है, क्या अभी भी मौका है याकूब मेमन के पास मर्सी पिटीशन के लिए एक बार फिर से वही रास्ता अपनाने का, कि आज तय हो गया कि अब उनको फांसी होनी है? अभी ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि उसकी मर्सी पिटीशन पहले रिजेक्ट हो गई है जी। रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट हो गई है और क्यूरेटिव पिटीशन भी रिजेक्ट हो गई है। लेकिन अपने संविधान में अगर कोई तरतूद है तो उसका वो लाभ उठा सकता है। उसको ये तो मामला तो दिल्ली में चलेगा, मैं तो मुंबई में हूं, तो इसके बारे में ज़्यादा तो मैं कोई बात नहीं कर सकूंगा। कुछ लोग जस्टिस कोड़े ये कह रहे हैं कि याकूब मेमन ने तो सरेंडर किया था, याकूब मेमन को अरेस्ट नहीं किया गया। अबू आजमी साहब भी बोल रहे हैं और उनकी फांसी पर वो सवाल भी खड़े कर रहे हैं। जस्टिस कोड़े, क्या फांसी ज़्यादा बड़ा हमने सज़ा दे दी है हमारे जुडिशियल सिस्टम ने? देखो, ये तो कोर्ट का डिसीजन था। कोर्ट के सामने जो एविडेंस आ गया वो असेस करने के बाद इसका गिल्ट साबित हो गई। कौन से ऑफेंस के उसकी गिल्ट साबित हो गई, उसको जो प्रिस्क्राइब जो सेंटेंस थी उसको सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के बावजूद जो रूल लगाए, वो गाइडलाइंस के ऊपर उस पर जितनी सजा हो सकती थी उतनी सजा उसको दी गई है। शांतनु सेन साहब, सरेंडर का जो मामला है जी, सरेंडर का बताइए, आप ज़्यादा बेहतरी बता सकते हैं। इस सरेंडर के बारे में दो कहानी थी। सीबीआई का कहना था कि इसको अरेस्ट किया गया है। याकूब मेमन के तरफ से वो सरेंडर की कहानी थी। सीबीआई ने कोर्ट में वो अरेस्ट का एविडेंस पेश किया। वो एविडेंस कॉन्टेस्ट करने की याकूब को पूरी संधि दी गई और उसने उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद में
फाइनल जब दलीलें पेश की तो इस बात पर भी सुनवाई हुई, उसके वकीलों को सुने। कोर्ट के सामने जो एविडेंस आया था उसमें उसकी अरेस्ट की बात ये साबित हो चुकी थी। उसमें वो एविडेंस एक्सेप्ट न करने के लिए कोई वजह, ठोस वजह क्रॉस एग्जामिनेशन में या अदर जगह मिली नहीं थी जी। सरेंडर की थियरी के बारे में कोई ऐसे ठोस सबूत आए नहीं थे जी। सिर्फ कोई बोलता है कि मैं सरेंडर किया, इसलिए वो बात मानी नहीं जाती। उसको अपॉर्चुनिटी देने के बाद वो एविडेंस वो बराबर नहीं है ऐसे कोर्ट के सामने आया नहीं जी। इसीलिए कोर्ट को वो अरेस्ट की थियरी एक्सेप्ट करनी पड़ी। बिल्कुल। और अबू आजमी साहब, क्योंकि आप सवाल खड़े कर रहे हैं, आप लगातार सुबह से इस बात को कह रहे हैं कि उसने सरेंडर किया था, किस बिना पर आप कह रहे हैं अबू आजमी साहब? फिर मैं शांतनु जी आपके पास आऊंगा। देखिए, मैं जितने आपके पास बैठे हुए हैं इन लोगों में से मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो मैं खुद 93 के ब्लास्ट में बेकसूर था और पकड़ा गया था, और मैं टाडा कोर्ट में मैंने 3 बार एप्लीकेशन किया था श्री JN पटेल साहब की कोर्ट में, मगर तीनों बार मैं एक मेन अक्यूज हूं, कॉन्स्पिरेटर हूं, और मुझे छोड़ा नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बेल भी दिया और मुझे डिस्चार्ज भी किया। मुझे मेरी CBI के अफसरों से मुलाकात होती थी, जो लोग इंक्वायरी करें उनसे मुलाकात होती थी, टाइगर मेमन इसी केस में थे उनसे मुलाकात होती थी। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं ये जो है CBI और पुलिस के लोगों ने बहुत बड़ी बेईमानी किया है। ये लोग कोशिश करते हैं कि किसी को कैसे फंसाया जाए। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे ऊपर यह आरोप था कि मैंने 11 लोगों को फाइनेंस किया, टिकट बनाया। मैंने अपनी अकाउंट बुक, मैं खुद यहां नहीं था, मैं फॉरेन में था, जब लोग यहां से भाग रहे थे मैं चल कर आया था। और श्री MN सिंह जी जिंदा हैं, आज भी अगर वो सच्चे हैं मेरे सामने आ जाएं, मैंने उनके पास अपनी अकाउंट बुक, अपनी पूरी बेगुनाही ला कर दिया, और उन्होंने अबू आजमी साहब, सुनिए क्या नहीं मैं साहब अभी को सुन रहा हूं, बता रहा हूं, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए ना। क्या आपने याकूब मेमन का वो मशहूर इंटरव्यू नहीं देखा है जिसमें वो पत्रकार के सामने खुद बता रहे हैं कि उसने क्या किया, कैसे किया, कैसे वो चला गया, कहां पाकिस्तान में था? हाँ गया ना, वो तो कहां कह रहे, वो तो हम भी कह रहे हैं ना। वो टाइगर मेमन का भाई है, ब्लास्ट के पहले यहां से भाग गया था वो, और वो भागने के बाद टाइगर मेमन से लड़ाई करके वो फिर दुबई आया। दुबई आने के बाद उसने इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करने के बाद CBI से बातचीत किया, CBI गई, और ये पत्थर की लकीर की तरह से बिल्कुल आप मुझे बताइए एक बात, अगर वो ये कह दे ब्लास्ट करने के बाद, साजिश करने के बाद मैंने सरेंडर किया, जिसमें 257 लोग मारे जाते हैं। नहीं, सुनिए ना, नहीं, पहली बात है पुलिस ने या CBI ने छिपाया क्यों, मेरा ये सवाल पैदा होता है। उसके कहां बाद छिपाया? कोर्ट में खड़े नहीं हो पाए उनकी है। दलील। कोर्ट में जज साहब सामने बैठे हुए हैं, टाडा कोर्ट के जज के रिकॉर्डे साहब आपके साथ है लाइव, वो खुद कह रहे हैं कि वो दलील उनकी स्टैंड ही नहीं कर पाई, सरेंडर वाली, अरेस्ट की बात माननी पड़ी। नहीं, दलील नहीं दे सका आदमी, कहां से दलील देगा? आपको पता है टाडा एक ऐसा लॉ है, जज कोदे साहब का, मैं माननीय कोदे साहब का एहतराम करता हूं, टाडा एक ऐसा लॉ है जिसमें पुलिस पकड़ करके मार के जो कुछ स्टेटमेंट लेगी वो स्टेटमेंट एविडेंस बनता है। और 93 के ब्लास्ट में माहिम पुलिस स्टेशन के अंदर नंगा करके, बर्फ की सिल्लियों पर सुला करके, पेशाब की जगह पर करंट लगा कर स्टेटमेंट लिया गया, वो एविडेंस बना है। अबू साहब, मैं आपकी बात का काम लेना चाहूंगा। सुधांशु जी, मैं आता हूं आपके पास एक मिनट। शांतनु सेन STF के चीफ थे। शांतनु जी, मेरे ख्याल से आप ज्यादा बेहतरी से बता सकते हैं दरअसल हुआ क्या था। याकूब मेमन अरेस्ट हुआ, सरेंडर किया, क्या हुआ? अबू आजमी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अबू आजमी साहब जो बोल रहे हैं वो उनका बयान है। CBI के पास ये केस तब आया जब चार्जशीट लग गई थी। हाँ, मुझे बताया गया था जब आप इस केस को टेक ओवर करोगे, आप टीम बनाओ, तो आप बॉम्बे पुलिस से कनेक्टेड रहिए। मैं कनेक्टेड रहा। उसके बाद जब CBI को चार्जशीट लग गई तब CBI के पास ये केस आया, और उस केस में CBI ने देखा कहाँ कहाँ इन्वेस्टिगेशन में कमी है। CBI ने दोबारा इन्वेस्टिगेशन की, 17 चार्जशीट और डाले, सप्लीमेंट्री चार्जशीट। उसके बाद एक 18वीं चार्जशीट लास्ट में डाली, 9 एक्यूज को और गिरफ्तार किया। और CBI ने देखा जो 45 लोग एब्सकॉन्डर हैं जी, उनमें टाइगर मेमन की सारी फैमिली भी थी। CBI ने 16 एब्सकॉन्डर्स को तो इंडिया में पकड़ ली,
उसके बाद सीबीआई ने जोर लगाया जो बाहर थे उनको पकड़ने के लिए। सीबीआई ने रेड अलर्ट इशू की। राइट। उसके बाद सीबीआई के सोर्सेज से ये पता लगा कि टाइगर मेमन के फैमिली में एक लड़ाई चल गई है। कुछ लोग पाकिस्तान नहीं रहना चाहते हैं, वो पाकिस्तान में सेफ नहीं फील करते हैं, उनको डर है कि पाकिस्तान में उनको शायद ख़त्म कर दिया जाए। तो उनमें याकूब मेमन के लीडरशिप में 11 आदमी जी शायद ये ठीक के जो नहीं रहेंगे। ये जब खबर सीबीआई को लगी तो सीबीआई ने भी अपने सोर्सेज लगाए और उनको ये समझाया कि इंडिया का जस्टिस सिस्टम इतना अच्छा है, अगर आप समझते हैं कि आप बेगुनाह हैं या आपका गुनाह इतना सीरियस नहीं है, आप फंस गए थे, आपने कुछ नहीं किया, तो आपको जस्टिस मिलेगा। इस परसुएशन से धीरे धीरे ये लोग आए और इनको अरेस्ट किया गया। कोई आके हमारे पास सरेंडर नहीं किया। इनके आने की पूरी खबर हमको लगती रही। हमारे पास रिसोर्सेज इतने हैं कि हमको पता लगा कब कौन आ रहा है जी। और आते ही उनको अरेस्ट किया गया। 11 लोग आए, उनमें से सिर्फ 4 की सजा हुई है। 2 तो इनके पेरेंट्स तो मर गए, अगर वो नहीं मरते तो शायद वो भी निकल जाते। तो इंडियन जस्टिस सिस्टम इतना बढ़िया है, इतना सेफ है। राइट। जिनके खिलाफ एविडेंस पूरा था उन्हीं की सजा हुई है, बाकी की सजा नहीं हुई है। बिल्कुल। आपने जज साहब को सुना, ये कितना एविडेंस इसके खिलाफ था। सुधांशु जी, अब रही अप्रूवर की बात। शांतनु जी, अब मैं आता हूं सुनिए आपके मेरी पास। बात, रही अप्रूव। मैं 1 मिनट में आता हूं आपके पास। शांतनु जी 1 मिनट। सुधांशु जी, मेरा सवाल आपसे है, आप सुन रहे हैं अबू आजमी साहब को जो बार बार इस बात की दलील देने की कोशिश कर रहे हैं कि याकूब मेमन को फांसी देके हमारे जुडिशियल सिस्टम ने इंसाफ शायद नहीं किया। क्या आप मानते हैं इस तर्क को, इस थ्योरी को? सुमित जी, आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान की जंग में आज एक बहुत बड़ा दिन है, एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक बहुत बड़ा संदेश है। 257 लोगों की हत्या के जिम्मेदार लोग अब फांसी के फंदे पे चढ़ेंगे। मुझे लगता है इसका एक अच्छा संदेश है। बहुत दुर्भाग्य है जिस भाषा में और जिस तेवर में मैं खत्म कर लूं, मैं खत्म कर लूं अपनी बात। अपनी बात खत्म कर लूं। आपकी राजनीति ने बड़े पेशेंटली सुना है। आप थोड़ी तहजीब रखिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मैं आऊंगा अबू साहब, थोड़ी सी तहजीब रखिए। मैं आऊंगा आपके पास। जी सुधांशु जी, आप कंप्लीट करें। थोड़ी सी तमीज और तहजीब आपसे उम्मीद करता हूं। आपकी इनकी राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि इनकी सारी राजनीति ना कभी न्याय पे चली है, ना कभी कानून पे चली है। ये चली है सिर्फ अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की। तो मैं इनकी राजनीति और इनके जो इनको इसमें दिक्कतें हैं वो मैं समझ सकता हूं। लेकिन मैं जो आपको बात कहना चाहता हूं, वो गिरफ्तार हुए या उन्होंने आत्मसमर्पण करा, उससे किसी का गुनाह कम हो जाता है क्या? जहां तक मुझे हिंदुस्तान के कानून का अंदाजा है और उसको काफी अंदाजा है, उस कानून के अंदर आत्मसमर्पण करना या गिरफ्तार करना, इन दोनों में सजा में कोई फर्क नहीं होता। बात सीधी सी ये होती है कि क्या ये गुनाहगार है या नहीं है। अगर आज हम इसी बात पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगे कि जो हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने तय करा, हिंदुस्तान की सारी न्यायपालिका ने तय करा, जो भी हुआ है वही गलत है, ये तो फिर हम लोग अराजकता की राजनीति की ओर जा रहे हैं। शायद ये राजनीति अबू साहब को सूट करती होगी, मुझे नहीं लगता देश के किसी भी अबू साहब मैं सुधांशु जी की बात से क्यों लेते हुए आपसे पूछता हूं। 1 मिनट सुधांशु जी, 1 मिनट। आज सारे एक आप ही की बात से क्यों ले रहा हूं। अबू आजमी, अब ये बताइए, अगर ये सब मासूम है, अगर ये सब इनोसेंट हैं, तो 257 लोगों का गुनहगार कौन है जो मुंबई हमलों में मारे गए, जो लगातार हुए? मैंने कभी ये बात नहीं कहा कि इनोसेंट है। मैंने फिर आप इनकी फांसी का विरोध क्यों करते हैं? तो सजा मिलना चाहिए, परंतु मैं देख रहा हूँ मुसलमानों के साथ नहीं, ये अब आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जहाँ मुसलमान मारा अब आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो आतंकवादी नहीं कहा जा रहा है। अब आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। 1000 लोग 92 नहीं, सुनिए ना बात, अब बात तो सुनिए, नहीं तो बोलिए बंद कर दूं बोलना। इसमें मुसलमान हिंदू की बात कहां से आ गई? आतंकवादी है। दंगों में पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक मारे गए और बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। उसके एक्शन के रिएक्शन में ये हुआ है। वहां सीबीआई के आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता श्रीमान।
एक्शन के लिए अबू एक्शन हुआ आजमी है। जी, लेकिन आज तक आतंकवादी का 1000 धर्म लोगों नहीं को होता मारने है, में एक आपकी गोली नहीं राजनीति हुई। का धर्म मानी होगा जाने हरा। दिया। अबू जी मेरे साथ माया जी हैं जो विक्टिम है, जो आतंकवादी का कोई परेशान धर्म रही। नहीं होता है। माया माया जी, जी का- माया जी, कोई बुलाइए ना, माया जी, आपको जी लगता है हमदर्दी है जो बात अबू आजमी साहब कह रहे वालों को सजा हैं, मिलना चाहिए। इनकी बात सुन परंतु के उसके आपको पहले अबू आजमी की 1000 बातों से लगता नहीं कि मारने राजनीति कर वालों रही को है? भी सजा मिलना चाहिए। अब माया जी, हाँ बोलिए। क्या अबू आजमी आपको लगता है कि याकूब मेमन की फांसी का विरोध करके राजनीति कर रहे हैं, जो बात सुधांशु मित्तल इशारा कर रहे मैं हैं? बिल्कुल राजनीति नहीं कर रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी बात करने क्यों कर रहे हैं। इतने लोगों की माया जी से मैं बात करूं क्या? जिन्होंने सफर किया था, हाँ, जो लोगों ने इतना पीड़ित है उन्होंने सफर किया था, क्योंकि उन्होंने खुद आजमी ने सफर नहीं किया है, तो उसे मालूम नहीं पड़ता है कि लोग कैसे सफर से गुजरे थे। माया जी मैं आपसे क्योंकि बात उनके करूं फैमिली क्या? को नहीं। हाँ जरूर। माया जी, मेरी एक सगी रिश्तेदार जा रही हाँ, थी बोल। पासपोर्ट ऑफिस के पास से और उसकी आंख फूट गई उसी दिन। हमें बहुत दुख है उसका, हम हाँ। आपके साथ हैं दुख में। परंतु माया जी, 257 लोगों को मारने वालों को फांसी हो रही, सही बात है। अबू परंतु आजमी 1000 अभी भी लोगों दाऊद को मारने इब्राहिम वाले बाहर के है, परिवार वालों को नहीं आप मिलता दाऊद कोई। इब्राहिम जो और है वो टाइगर जरूरी मेमन को हुआ लाने की है। बात नहीं कर रहे हैं। अबू बिल्कुल आजमी, जरूरी ये हुआ कैसी है। राजनीति कर रहे हैं आप? ऐसी भी क्या राजनीतिक किसी को मजबूरी? फांसी नहीं हुई तो इनको भी नहीं होनी चाहिए। आप इनकी मानसिकता देश का देखिए, वालों आदमी के के नाम यहाँ समझिए पे इनकी जो बात है, मानसिकता नहीं देखिए है, उनके क्या यहाँ कि मैं- पीड़ा मैं- नहीं चाहिए। 257 अगर के 1000 मारने लोग वालों मारे को गए, फांसी तो हो रही उसके है, बाद इंसाफ नहीं बाकियों मांगू को क्या नहीं हो मैं? रही तो इसको भी नहीं होनी चाहिए। मतलब एक लास्ट कमेंट लूंगा मैं। इसके मतलब यह है कि इनको फांसी नहीं होनी चाहिए। आपकी गिरावट की एक रोहिणी सीमा साहिल का होती आपने है। स्टेटमेंट सुना? आज आप रोहिणी साहिल आतंकवादियों ने के कहा साथ खड़े हो गए, कि हमें जिन लोगों ऊपर ने से दबाव आतंक है। दहशतगर्दी इस देश में हिंदुत्ववादी कराई, लोग हैं आप संगठन उनके के, साथ खड़े हुए जिन्होंने हैं। आपको मालेगांव में आपको ब्लास्ट शर्म किया। आनी अबू चाहिए। आजमी, आज आपने अब आजमी जी राजनीति आज में आपने गिरावट की एक याकूब सीमा होती मेमन है। का छोड़ने का माफ करिए, आज आपने आप याकूब मेमन का गिरावट धर्म की बताकर उल्लंघन कर चुके हैं। इस देश के अंदर एक चिंता की लहर पैदा कर दी है कि वाकई में यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है और कुछ लोग उसको बढ़ावा देते हैं। अबू आजमी, आपको याकूब मेमन का वो बयान नहीं याद है, आपको याकूब मेमन का धर्म याद है? कोशिश कीजिए। समझिए मुझे विकृतता याकूब देखिए मेमन की से कोई मानसिकता लेना देना की। नहीं है। लेकिन ये एक देश लास्ट कमेंट कानून लूंगा, मुझे लगता है लास्ट शर्म कमेंट आनी लूंगा चाहिए। शांतनु जी का। और शांतनु जी, माफी मांगनी क्या चाहिए देश से शांतनु जी, कि इस तरह के लोग जो हैं मुस्लिम इस समय ये बात कर अपीजमेंट सकते हो रहा हैं। है याकूब आप मेमन ऐसे को लोग फांसी इस की देश को सजा का आगे लाएंगे। विरोध करके? शांतनु जी, क्या वो आतंकवादी नहीं है? देखिए, इसमें मुसलमान हिंदू की बात तो लानी नहीं चाहिए। इसमें हिंदू लोगों का भी प्रोसिक्यूशन हुआ है। थापा, सिंह, गुरुंग, ये मुसलमान नहीं है। इनको भी जो मारने में फंसे हुए थे, जिन्होंने मारने में मदद की है, सबकी सजा हुई है। यहां तक जिन्होंने बॉम्ब रखा उनको लाइफ सेंटेंस मिला। बिल्कुल। सेंचुरी बाजार का जो बम फटा, उसमें 123 आदमी मर गए थे। एक बम ने 123 आदमी को मारा था, उसको मौत की सजा नहीं मिली। पर जिन्होंने कंस्पिरेसी की, बम बनाया, ट्रेनिंग दी, पैसा इकट्ठा किया, जिनके घर में बैठ के बम बना, उन्हीं को सजा दी जस्टिस कोडे ने जी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने और छानबीन की और कहा नहीं, हम उनको ही सजा देंगे जो कंस्पिरेसी में थे, जिन्होंने बम भेजा था, उनको नहीं करेंगे। और शायद इसीलिए 22 साल का वक्त लगा ताकि हम तह तक पहुंच सके। नहीं, 22 साल तो ये इसलिए लगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो 95 तक खत्म हो गई थी। बिल्कुल। पर जस्टिस सिस्टम हमारा ऐसा है, एक कोर्ट 690 के ऊपर विटनेसेस को सुनने में 5 साल लग गए। सारे दिन सुबह शाम बैठता था कोर्ट। पर जस्टिस सिस्टम अपॉर्चुनिटी देती है। फिर 10 महीने डिफेंस को दिया गया टाइम टू मीट शांतनु जी, चार्जेस ऑफ द अक्यूज। बिल्कुल शांतनु जी, मैं तो मेरे पास जस्टिस सिस्टम को अटैक करना नाइंसाफी है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच शांतनु जी, जस्टिस कोड़े, माया जी, अबू आजमी साहब, सुधांशु जी। ये बात मैं जरूर कहूंगा यहाँ पर इस डिबेट को वाइंड अप करने के पहले कि कम से कम आतंकवाद के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अबू आजमी साहब जो कर रहे थे वो डिबेट को एक राजनीतिक रंग देकर न जाने क्यों पूरे मामले से ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जो वाकई में चिंता का सबब है हम सब के लिए कि आखिरकार राजनीति इतनी ज़रूरी है कि आतंकवाद जैसी घटनाओं को, सुरक्षा जैसी घटनाओं को, सुरक्षा के मद्देनजर रहने वाली चीज़ों को पीछे छोड़ दें। आज हमने सवाल भी आपसे यही पूछा था। 22 साल बाद याकूब को फांसी से न्यायपालिका पर क्या विश्वास बढ़ेगा?
अगर आपको लगा है हाँ, तो हम बताते हैं 51% लोग हैं जो हाँ कहते हैं, 49% लोग हैं जो ना कहते हैं। लगभग मामला बराबरी का है। लेकिन अगर यही फैसला जल्दी होता, 22 साल नहीं लगते, तो शायद और जुडिशरी में लोगों का भरोसा बढ़ता, उस पर उम्मीदें और जागती।